अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 9 नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक चैप्टर नंबर 4 सेल साइकिल टॉपिक नंबर 3 माइटोसिस पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, बेसिकली हमने अभी देखा है सेल साइकिल में जो पहली फेज है वो इंटरफेज है, जिसके फर्दर 3 सब फेजेज हैं, G1 S एंड G2 फेज। उसके बाद आ जाती है माइटोटिक फेज, जिसमें सेल क्या करता है, डिवाइड। तो माइटोसिस क्या है? द सेल डिवीजन इन विच पेरेंट सेल प्रोड्यूस टू डॉटर सेल विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज इन द पेरेंट सेल। बच्चों, बेसिकली जो माइटोसिस है वो एक टाइप ऑफ सेल डिवीजन है, ठीक है। कह रहा है कि सेल डिवीजन जिसमें क्या हो कि पेरेंट सेल डिवाइड करके टू डॉटर सेल बनाए। कितने? टू डॉटर सेल्स बना ले विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज इन पेरेंट सेल। और जितने पेरेंट सेल में क्रोमोसोम है, जो डॉटर सेल्स दो न्यू बने उनमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो, सेम हो। तो ऐसी डिवीजन को हम क्या कहेंगे? माइटोसिस। माइटोसिस इज द continuous and very fast process which take less than an hour, but to study easily it is subdivided into karyokinesis and cytokinesis. स्टूडेंट्स, कह रहा है जो माइटोसिस है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और बहुत फास्ट प्रोसेस है, जो लेस देन एन आवर, 1 घंटे से भी कम टाइम में क्या हो जाता है, ये कंप्लीट हो जाता है। बट इसको इजीली स्टडी करने के लिए हमने इसको क्या किया है, दो फेजेस में डिवाइड कर लिया है। कौन कौन सी? कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। फर्स्ट इज कैरियोकाइनेसिस। इट इज division of nucleus which form two nuclei in a dividing cell. जो पहली फेज है कैरियोकाइनेसिस, बच्चों ये कह रहा है ये डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है। जो सेल है, आपने सेल स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो उसके सेंटर में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। उसके अलावा जो न्यूक्लियस के अलावा जो होता है ये उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं। अब जो कैरियो वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड कैरियोन से निकला, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी ये जो फेज है इसमें क्या होता है कि सबसे पहले सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा। तो ये क्या है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है। यानी इसकी डिवीजन है न्यूक्लियस की। सबसे पहले क्या है, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा विच फॉर्म टू न्यूक्लियाई इन अ डिवाइडिंग सेल। कह रहा है कि जब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो सबसे पहले क्या होगा, एक सेल के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड करके दो न्यूक्लियस बना लेगा, ठीक है। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। कह रहा है ये जो है कैरियोकाइनेसिस, इसको भी हमने फर्दर 4 फेजेस में डिवाइड कर लिया है। कौन कौन सी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। Let's discuss them one by one. First phase is prophase. During interphase, hereditary material is found in the form of very thin threads called chromatin. If a cell is going to divide, all of its chromatin fibers duplicate during S phase of interphase. स्टूडेंट्स, कह रहा है कि जो ड्यूरिंग इंटरफेज होता है ना, जब इंटरफेस जारी होता है उसमें जो हमारा हेरिडिटरी मटेरियल होता है वो किसकी फॉर्म में पाया जाता है? थ्रेड्स की फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। ये जो क्रोमोसोम है ना, ये कंडेंस्ड फॉर्म है क्रोमेटिन की, ठीक है। जब और ये सिर्फ जो क्रोमोसोम होते हैं ये सिर्फ टाइम ऑफ सेल डिवीजन अपीयर होते हैं। नॉर्मली जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो थ्रेड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। तो जब ये सेल डिवाइड करने लगता है, सबसे पहले क्या होता है, ये जो क्रोमेटिन है ये कंडेंस होके क्रोमोसोम बना लेता है, ठीक है। फॉर्म ऑफ वेरी थिन थ्रेड्स कॉल्ड क्रोमेटिन इफ अ सेल इज गोइंग टू डिवाइड। कह रहा है कि अगर एक सेल डिवाइड होने लगा है तो जितने भी उसके क्रोमेटिन फाइबर्स हैं वो सबसे पहले डुप्लीकेट हो जाएंगे ड्यूरिंग एस फेज। प्रोफेज इज लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन। कह रहा है ये जो प्रोफेज है ये सब लॉन्गेस्ट फेज है सेल डिवीजन की। एट द स्टार्ट ऑफ प्रोफेज, क्रोमेटिन फाइबर्स कॉइल अप एंड कंडेंस इनटू क्रोमोसोम। इस फेज में होता क्या है कि प्रोफेज के स्टार्ट में ही जो क्रोमेटिन फाइबर्स प्रेजेंट थे वो कॉइल अप होना शुरू हो जाते हैं और कंडेंस होके क्या बना लेते हैं, क्रोमोसोम्स। ड्यू टू डुप्लीकेशन, ऑल क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू क्रोमेटिड्स। की डुप्लीकेशन की वजह से जितने भी क्रोमोसोम है एक सेल के अंदर, उनके पास कितने क्रोमेटिड्स होंगे? 2 क्रोमेटिड्स होंगे। द क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम आर अटैच्ड टू ईच अदर एट सेंट्रोमियर। जो कह रहे हैं जो क्रोमेटिड्स हैं एक क्रोमोसोम के, वो कहाँ पे अटैच होंगे?
सेंट्रोमियर पे। न्यूक्लियोलस disappears as its DNA is packed into chromosome। उसके अलावा सेल डिवीजन में एक और जो चीज होती है वो ये है कि न्यूक्लियस के अंदर हमने पढ़ा था एक डार्कली स्टेन्ड रीजन होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, वो भी डिसअपियर हो जाता है यानी गायब हो जाता है। एट द टाइम ऑफ एट द एंड ऑफ प्रोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन splits into vesicles which disperse in the cytoplasm। जब प्रोफेज एंड होने वाली होती है तो इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यानी जो न्यूक्लियस के गिर्द एक एनवेलप है वो स्प्लिट यानी टूट जाता है, किसमें वेसिकल्स में टूट जाता है और वो डिस्पर्स हो जाते हैं, साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, स्पिंडल अपरेटस इज फॉर्म्ड, स्पिंडल अपरेटस बन जाता है। ये बच्चों देखें आप फिगर 4.3 में माइटोसिस दी हुई है हमें। सबसे पहले ये इंटरफेस थी जिसमें जो हमारे पास जो हाइड्रेटिंग मटेरियल है ये देखिए ये थ्रेड लाइक फॉर्म में है, ठीक है, फाइबर्स की फॉर्म है जिसको हम क्रोमेटिन कहेंगे। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। देन क्या होगा, प्रोफेज आएगी तो जो है हमारे पास ये जो क्रोमेटिन है ये कंडेंस होना शुरू हो जाएगा और हमारे पास क्या क्रोमोसोम्स बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, क्रोमोसोम अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। देन इसी तरह से हमारे पास क्या है, मेटाफेज है जिसमें जो स्पिंडल फाइबर्स है वो बन जाएंगे। जो हमने पढ़ा था ना पीछे सेंट्रियोल्स, वो अपोजिट साइड पे सेल वेन के स्टार्ट में जो सेंट्रियोल्स है वो अपोजिट पोल्स पे मूव कर जाते हैं सेल के और स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स क्या करेंगे, ये आप देख सकते हैं मेटाफेज में ये चारों जो क्रोमोसोम है, मतलब यहाँ पे तो चार रिप्रेजेंट किए में, तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन के एक सेल में। अब वो कहते हैं वो अरेंज हो जाते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट होती है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये दोबारा शॉर्टन होना शुरू हो जाते हैं और ये क्या करेंगे, क्रोमैटिड्स को क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे और अपोजिट पोल पे उनको लेके जाना शुरू कर देंगे। देन क्या होगा, टीलोफेज होगी जिसमें जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या कर देगी, वो इन वेजिनेट कर देगी और सेल डिवाइड करके टू डॉटर सेल्स बना लेगा, 46 क्रोमोसोम ईच, और दोनों सेल्स में जो डॉटर सेल बने 46 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। प्रोफेज के बाद आ जाती है हमारे पास मेटाफेज। क्रोमोसोम्स आर अलाइंड एट इक्वेटर ऑफ स्पिंडल। इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम ने वो अलाइन हो जाते हैं इक्वेटर पे। ये हमने ऊपर फिगर में देखा ना, ये देखें मेटाफेज में आप देखें डायग्राम में कि क्रोमोसोम्स क्या हुए हुए अरेंज हुए हैं। क्रोमोसोम्स आर अलाइंड, अलाइन हो जाते हैं एट इक्वेटर ऑफ स्पिंडल्स, टू स्पिंडल फाइबर्स वन फ्रॉम ईच पोल आर अटैच्ड एट द सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम। नेक्स्ट इज एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, जो स्पिंडल फाइबर्स हैं पुल दी सेंट्रोमियर्स विच स्प्लिट एंड क्रोमेटिड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो सेंट्रोमियर को पुल करेंगे और वो स्प्लिट कर देगा और जो क्रोमेटिड्स हैं जो अटैच थे सेंट्रोमियर पे वो सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से। इंडिविजुअल क्रोमेटिड्स आर पुल्ड अनटिल दे रीच देयर रिस्पेक्टिव पोल। जब वो सेपरेट हो जाएंगे तो उसके बाद स्पिंडल फाइबर्स शॉर्टन होना शुरू हो जाएंगे और वो उन क्रोमेटिड्स को लेके चले जाएंगे आप अपने अपने पोल की तरफ, ठीक है। देन आ जाता है हमारे पास टीलोफेज। क्रोमेटिड्स रीच एट देयर पोल। इसमें क्या होगा कि जो क्रोमेटिड्स थे वो अपने अपने पोल्स पे पहुंचेंगे। दे अनकाइल, दोबारा से अब कायल हुए हुए थे ना क्रोमेटिड की फॉर्म में, अब वो अनकाइल हो जाएंगे एंड लेंथन टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर्स अगेन, और दोबारा क्या बना लेंगे क्रोमेटिन फाइबर्स। द स्पिंडल अपरेटस डिसइंटीग्रेट्स। उसके अलावा जो स्पिंडल अपरेटस है वो भी क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड, वो बन जाएगी अराउंड क्रोमेटिन एट ईच पोल। उसके अलावा अब ये जो क्रोमेटिन मटेरियल दोनों पोल्स पे है, इसके दोनों क्रोमेटिन मटेरियल की गिर्द क्या बन जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी। न्यूक्लियोलाई रीपियर इन बोथ न्यूक्लियाई। उसके अलावा जो न्यूक्लियोलाई था जो डिसअपियर हो गया था पहले, वो दोबारा रीपियर, दोबारा अपीयर हो जाएगा। नेक्स्ट आती है हमारे पास साइटोकाइनेसिस। पहली फेज थी माइटोसिस की कैरियोकाइनेसिस। देखें कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है, तो अभी देखें, और इसकी आगे से चार फेजेस थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। और टीलोफेज के एंड तक क्या हो गया कि एक न्यूक्लियस डिवाइड करके हमारे पास दो न्यूक्लियस बन गए, ठीक है। नेक्स्ट फेज आ जाती है साइटोकाइनेसिस। ये किसकी डिवीजन है, ये डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है। साइटो मीन साइटोप्लाज्म, ठीक है। इट इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म विच रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स। ये डिवीजन है साइटोप्लाज्म की जिसमें क्या होगा कि हमारे पास दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे।
It starts with telophase is in progress. While telophase is in progress, the pattern of cytokinesis is different in animal and plant cell. ये देखिए बच्चों, ये फिगर 4.4 में साइटोकिनेसिस इन एनिमल सेल दी हुई है। एनिमल सेल में क्या हुआ कि ये आपको ये दो नजर आ रहे हैं येलो कलर में, ये क्या है, न्यूक्लियस है। क्योंकि कैरियोकाइनेसिस के एंड पे दो न्यूक्लियस हमारे पास एक सेल के अंदर बन चुके थे। पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, ठीक है, देन साइटोप्लाज्म डिवाइड। उसके बाद क्या होगा कि सिंपली ये जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है ना सेल की, वो ऐसे इन्विजिनेट कर जाएगी और डिवाइड कर जाएगी और एक सेल से दो सेल बन जाएंगी, ठीक है। और बच्चों कह रहा है कि ये जो साइटोकिनेसिस है और एनिमल और प्लांट सेल दोनों में डिफरेंट तरीके से होती है। Cell membrane in animal cell begins to invaginate in equator region। कह रहा है कि एनिमल सेल्स में क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो इन्वेजिनेट करना शुरू कर देती है इक्वेटर रीजन पे। एज अ रिजल्ट अ क्लीवेज फूरो इज फॉर्म्ड विच कंटिन्यूज टू ग्रो इनवर्ड। कह रहा है जिसकी वजह से एक क्लीवेज फूरो बन जाएगा और वो क्या होगा, कंटिन्यूस कर रहेगा, ग्रो करता इनवर्ड। सेल मेम्ब्रेन्स इन द फूरो फाइनली जॉइन अप एंड सेपरेट दी टू डाटर सेल्स। फाइनली क्या होगा कि सेल मेम्ब्रेन्स फूरो जो रीजन है उसमें जॉइन कर देंगी और टू डाटा सेल्स को क्या कर देंगी, सेपरेट कर देंगी। इन प्लांट सेल्स में क्या होगा, अब स्पिंडल फाइबर्स इन इक्वेटर रीजन फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लेग्मोप्लास्ट। ये जो स्पिंडल फाइबर्स थे वो इक्वेटर रीजन पे एक स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसको हम क्या कहेंगे, फ्लेग्मोप्लास्ट। गोल्गी apparatus forms vesicles which appear in center of phlegmoplast initially and then grow at equatorial plane। कह रहा है कि गोल्जी apparatus है जो वो वेसिकल्स बनाएगा जो कहाँ पे अपीयर होंगे, सेंटर ऑफ फ्लेग्मोप्लास्ट में पहले, और देन वो ग्रो कर जाएंगे इक्वेटोरियल प्लेन में। द कंटेंट इन दीज वेसिकल्स फॉर्म मिडल लैमेला एंड प्राइमरी वॉल ऑफ डाटर सेल्स। कह रहा है कि इन वेसिकल्स के अंदर जो कंटेंट है वो क्या करेगा, वो मिडिल लैमेला और प्राइमरी वॉल बना देगा डाटर सेल्स की, ठीक है। लेटर ऑन सम सेल्स फॉर्म सेकेंडरी वॉल्स। ये देख सकते हैं आप फिगर 4.5 में साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल, जिसमें क्या हुआ है कि ये दो डाटर न्यूक्लियाई जब बन गए, उसके अलावा जो स्पिंडल फाइबर्स उन्होंने दरमियान में एक ये स्ट्रक्चर बना लिया, ये आपको नजर आ रहा है, ये फ्रेगमोब्लास्ट है, ठीक है, पार्टीशन और वाला स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या होगा, गाल्जी प्लेटा इसमें वेसिकल्स बनाएगा जो यहाँ पे पियर होना शुरू हो जाएंगे और वो जो वेसिकल्स हैं उनके अंदर जो मटेरियल है वो प्राइमरी वाल और मिडिल लैमेला बना देगा, जिसकी वजह से दो सेल्स बन जाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों टॉपिक हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के, माइटोसिस की सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। The main function of mitosis is to maintain the number of chromosomes and genetic material in all cells of an organism। स्टूडेंट्स कह रहा है कि माइटोसिस का जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और जो जेनेटिक मटेरियल है उसको मेंटेन करना, ठीक है। फॉलोइंग इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। फर्स्ट इज genetic stability। Mitosis produces two daughter cells with same number of chromosomes as in parent cell। कह रहा है जो माइटोसिस है ये दो डॉटर सेल जो बनाती है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं जितने पेरेंट सेल में होते हैं। बिफोर स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन डीएनए ऑफ पेरेंटल क्रोमोसोम रेप्लिकेट्स टू फॉर्म टू एग्जैक्ट कॉपीज। के सेल डिवीजन से पहले जो डीएनए होता है पेरेंट सेल का वो रेप्लिकेट कर जाता है और दो कॉपीज बना लेता है। Daughter cells thus will have same genetic information। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि जो डॉटर सेल्स हैं उनके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। लाइफ ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल सेल जाइगोट। स्टूडेंट्स कह रहा है कि जो लाइफ है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, एक सिंगल सेल जाइगोट से। द कंटिन्यूस सेल डिवीजन प्रोसेस लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ अडल्ट फॉर्म। जो कंटिन्यूस सेल डिवीजन प्रोसेस है वो लीड करता है टू द डेवलपमेंट ऑफ अडल्ट फॉर्म। उसकी वजह से क्या होता है कि जो अडल्ट फॉर्म है वो डेवलप होती है। द ऑर्गेनिज्म मतलब वही जो सेल सिंगल सेल जाइगोट है वो डिवाइड करेगा फिर दो सेल और टू से फोर
और ये प्रोसेस कंटिन्यूस रहेगा और जिससे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है। द ऑर्गेनिजम्स आल्सो ग्रो इन साइज बाय इंक्रीजिंग सेल नंबर। उसके अलावा जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो साइज में भी ग्रो करते हैं बाय इंक्रीजिंग सेल नंबर, कि जब सेल नंबर इंक्रीज होंगे तो उनका साइज भी ग्रो करेगा। थर्स दी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ये जो डेवलपमेंट और ग्रोथ है मल्टी ऑर्गेनिज्म की वो डिपेंड कर रही होती है माइटोसिस पे। नेक्स्ट इज सेल रिप्लेसमेंट एंड वाउंड हीलिंग। द रिप्लेसमेंट ऑफ worn out cells involves mitosis। इसके अलावा जो हमारी बॉडी में worn out या old cells होते हैं उनकी रिप्लेसमेंट भी किस थ्रू होती है, माइटोसिस के थ्रू। द epithelial cells of skin, digestive tract and respiratory tract die off regularly। कह रहा है जो स्किन के एपिथेलियल सेल्स हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जो सेल हैं, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सेल हैं, वो कंटिन्यूसली डाई ऑफ कर रहे होते हैं। दे आर रिप्लेस्ड बाय आइडेंटिकल सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस। और उनको रिप्लेस कौन करता है, न्यू आइडेंटिकल सेल्स जो प्रोड्यूस होते हैं थ्रू माइटोसिस। डैमेज रिपेयर एंड वाउंड हीलिंग डिपेंड्स ऑन प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। इसके अलावा अगर कोई डैमेज है वो भी रिपेयर होता है और जो वाउंड हीलिंग है वो भी डिपेंड कर रही होती है माइटोसिस के ऊपर। सिंपली बच्चों देखें, अगर हमें कहीं पे वाउंड या कट वगैरह होता है तो अब हम देखते हैं कुछ दिन बाद वो स्किन जो है नॉर्मल हो जाती है। बेसिकली क्या होता है कि जो वहाँ जहाँ पे वाउंड होता है वहाँ के सेल तो डैमेज हो जाते हैं, जो साइड एरिया के हैं वहाँ के सेल्स क्या करेंगे, डिवाइड करके न्यू सेल्स बना लेंगे और वो जो न्यू सेल्स हैं वो इस जगह को ऑक्यूपाई कर लेंगे और हमारी जो स्किन है वो दोबारा से क्या करेगी, रीजनरेट होगी या ग्रो करेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज रीजनरेशन। Some animals have ability to form whole part of body if it is removed accidentally. This is called regeneration. स्टूडेंट्स कह रहा है कि कुछ एनिमल्स के पास एबिलिटी होती है कि वो अपना एक पूरा पार्ट जो है ना बॉडी का उसको दोबारा बना ले, अगर वो एक्सीडेंटली यानी कि हादसाती तौर पे क्या हो गया, रिमूव हो गया। इसको हम कहते हैं इस एबिलिटी को रीजनरेशन, कि उनके पास री अतः गेन जनरेट करने की एबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, sea star can regenerate arm, earthworm can regenerate head, and salamander can regenerate its limb। एग्जाम्पल दिया है कि ये देख सकते हैं आप नीचे स्टारफिश, कह रहा है कि ये जो सी स्टार होती है या स्टारफिश, ये अपने अगर इसका आर्म्स क्या कट कर दें या डैमेज हो जाएं, कट रिमूव हो जाएं, तो ये क्या करेगा, इनको रीजनरेट कर लेगा। और वो कैसे करेगा, यानी वो डिवाइड करके अपनी जो आर्म है वो दोबारा ग्रो कर लेगा। अथवा हम उसके अलावा अपना जो हेड है उसको रीजनरेट कर लेते हैं। जो सिलेंडर होता है वो अपने लिम्स को रीजनरेट कर सकता है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स टू फॉर्म मिसिंग पार्ट्स इन्वॉल्व्स माइटोसिस। कह रहे हैं ये जो न्यू सेल्स बने मिसिंग पार्ट्स को बनाने के लिए, ये किसके थ्रू बन रहे हैं, ये माइटोसिस के थ्रू। ये आप देख सकते हैं फिगर 4.6, रीजनरेशन ऑफ आर्म इन सी स्टार बताई हुई है कि ये सी स्टार है जिसकी 3 आर्म्स थी, 2 आर्म्स जो वो थी रिमूव हो गई थी। तो अब क्या हुआ कि उसने डिवाइड किया थ्रू माइटोसिस और उसकी जो 2 आर्म्स है वो दोबारा क्या कर गई हैं, रीजनरेट कर गई हैं। नेक्स्ट इज asexual reproduction. Mitosis is basis of asexual reproduction। इसके अलावा कह रहा है कि जो माइटोसिस है ये एक्स रिप्रोडक्शन की बेसिस है। दिस रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट। इस रिप्रोडक्शन पे एक ही पेरेंट रिक्वायर्ड होता है। ऑल asexually reproduced offsprings are genetically identical to their parent organism। कह रहा है कि जितने भी asexually produced offsprings होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स से। द वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज वेरी कॉमन इन प्लांट्स। स्टूडेंट्स कह रहा है जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये बहुत कॉमन है प्लांट्स में। इट इन्वॉल्व्स न्यू जनरेशन फ्रॉम रूट स्टेम और लीफ ऑफ पेरेंट प्लांट। इसमें में क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है कि इसमें न्यू जनरेशन बनती है प्लांट्स की फ्रॉम रूट स्टेम और लीफ ऑफ पेरेंट प्लांट। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या बच्चों आपने पढ़ी होगी कि प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट ले लें, उसको जब हम कट करके लगाते हैं तो वो उससे क्या होता है कि न्यू प्लांट जो होता है वो ग्रो कर जाता है। पोटैटो, अनियन, garlic, ginger, grasses, etc. reproduce asexually. Many animal species like sponges, planaria, and hydra undergo asexual reproduction। ये आप देख सकते हैं फिगर 4.7 बडिंग इन हाइड्रा बताई हुई है।
जो ये भी क्या है, बडिंग, ये भी टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब ये देखें, कह रहे हैं एक पेरेंट हाइड्रा है, उस पर सिंपली क्या हुआ, एक बर्ड डेवलप किया, ठीक है। ठीक है, अब जो बर्ड डेवलप किया है वो बर्ड यहाँ से क्या होगा, जब कट ऑफ होके नीचे गिरेगा वो दोबारा ग्रो कर जाएगा एक न्यू हाइड्रा में, ठीक है। तो ये भी क्या है, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।